हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों गुरुत्वाकर्षण के संबंध में है ना बहुत सारे तथ्यों पर हम लोगों ने विचार किया था बच्चों। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में गुरुत्वाकर्षण विभव को अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया था कि आखिर गुरुत्वाकर्षण विभव क्या होता है, और इसके संबंध में हम लोगों ने व्यंजक भी प्राप्त किया था। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और जानने का प्रयास करते हैं बच्चों कि गुरुत्वाकर्षण विभव और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता के बीच में क्या संबंध होता है ना। तो ये संबंध को आज हम लोग इस क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठेंगे बच्चों, ताकि मैं यहाँ पर जो भी चीज़ लिखूंगा उसे आप लोग अपने कॉपी में नोट करके एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर सकते हैं और इसे समझने का प्रयास करें बच्चों, है ना। यूट्यूब में तो आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिलेगा, लेकिन ये वीडियो जो है बच्चों आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है मेरा कि आप लोगों को नॉलेज देना है बच्चों, है ना। इसमें किसी प्रकार का जो है ना चकाचौंध वाली कोई बातें नहीं होती है ना। इसमें आराम से आप लोगों को बैठ करके ये वीडियो को समझने का प्रयास करना है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को स्पेंड किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जैसा कि गुरुत्वाकर्षण विभव का परिभाषा भी हम लोग जानते हैं बच्चों। आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता के बारे में भी बताया था। गुरुत्वाकर्षण विभव का परिभाषा हम लोग ने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर एकांक धन आवेश को अनंत से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम लोग गुरुत्वाकर्षण विभव कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा मैंने दिया था कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर एकांक धन आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल होता है। अर्थात गुरुत्वाकर्षण विभव जो होता है ना बच्चों, वो कार्य को रिप्रेजेंट करता है कि कितना कार्य हो रहा है। और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता बतलाता है कि किसी द्रव्यमान के द्वारा जो होता है क्षेत्र के अंदर कितना बल का अनुभव करता है। तो ये दोनों अलग अलग का भौतिक राशि है। तो इनके बीच में हम लोग संबंध को आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि दोनों के बीच में संबंध क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर आप देखिए बच्चों कि मान लेता हूँ कि ये एक बिंदु है जहाँ पर एक कैपिटल एम द्रव्यमान का कोई है ना द्रव्यमान रखा गया है, कैपिटल एम का द्रव्यमान रखा गया है। और ये जो द्रव्यमान है बच्चों अपने चारों ओर क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है। इसी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा द्रव्यमान है ना डेल्टा एम भी आप मान सकते हैं कि डेल्टा एम द्रव्यमान जो है रखा गया है ना। तो दोनों ही द्रव्यमान के बीच में आप लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा बच्चों, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल है क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर रखा गया है, तो इसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, प्रभावी होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, इसको समझने का प्रयास करिएगा, उसके बाद हम लोग जैसा जैसा होता जाएगा बताते जाएंगे। देखिए माना एम द्रव्यमान है ना, एम द्रव्यमान के कारण है ना, एम द्रव्यमान के कारण निर्मित है ना, एम द्रव्यमान के कारण निर्मित गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है ना, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर डेल्टा एम द्रव्यमान का एक वस्तु रखा गया है। डेल्टा एम द्रव्यमान का एक वस्तु रखा गया है जिसके बीच है ना, जिसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जिसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जिसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो दोनों के बीच में, तो ये बड़ा द्रव्यमान है और ये छोटा द्रव्यमान है। तो ये बड़ा द्रव्यमान छोटे द्रव्यमान को अपनी ओर खींचना चाहेगा, अर्थात बल की दिशा इधर होती है बच्चों, हम लोग जानते हैं, है ना। बल की दिशा, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा इधर होगी। अब हम क्या करेंगे कि डेल्टा एम द्रव्यमान को विस्थापित करके इससे दूर ले जाते हैं। अब इस बिंदु पर हम लोग ले जाते हैं। ये वास्तविक रूप से मान लेते हैं कि ये ए बिंदु है। अब इसको उठा करके हम लोग बी बिंदु तक ले जाएंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा, विस्थापन हो गया, वो डी एक्स दूरी से हम लोग क्या किए हैं, इसको विस्थापित किए हैं। तो अब हम लोग लिखिए डेल्टा एम द्रव्यमान को, देखिए डेल्टा एम द्रव्यमान को dx दूरी से है ना, डेल्टा एम द्रव्यमान को dx दूरी से विस्थापित कर, dx दूरी से विस्थापित कर m द्रव्यमान से दूर ले जाया जाता है ना, m द्रव्यमान से दूर ले जाया जाता है, m द्रव्यमान से दूर ले जाया जाता है ना। तो विस्थापन में किया गया कार्य कितना होगा, आप लोग बता सकते हैं बच्चों, है ना। तो विस्थापन में किया गया कार्य,
तो विस्थापन में किया गया कार्य कितना होगा, है ना। तो हम लोग इसको क्या मानते हैं बच्चों, डेल्टा डब्लू या डी डब्लू मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कार्य का परिभाषा क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स होगा, है ना, एफ डॉट डी एक्स। अब इसको हम लोग विस्तारित रूप से लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ डी एक्स और ये हो जाएगा कॉस थीटा, है ना। तो आप लोग कार्य का परिभाषा जानते हैं। यदि आप लोग नहीं जानते हैं बच्चों कार्य को अच्छी तरह से, तो मेरे कार्य, है ना, शक्ति और ऊर्जा का जो वीडियो बनाए हैं बच्चों, उसको आप लोग देखिए। इससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि एफ डॉट डी एक्स को एफ, है ना, डी एक्स कॉस थीटा हम लोग कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए विस्थापन की दिशा इधर है ना, इधर, और बल जो है इधर काम कर रहा है, अर्थात बल और विस्थापन के बीच का कोण जो है बच्चों वो कितना का आप लोग देख पा रहे हैं कि 180 डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है दोनों के बीच में, है ना। तो यहाँ पर थीटा का मान होगा 180 डिग्री, यहाँ पर थीटा का मान कितना हो गया 180 डिग्री, क्योंकि हम लिख देते हैं क्योंकि बल तथा विस्थापन, है ना, क्योंकि बल तथा विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होता है ना, एक दूसरे के विपरीत है, बल तथा विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है ना, उल्टी दिशा में। तो यहाँ पर कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। तो हम लोग ऊपर वाले समीकरण में रखेंगे इसको बच्चों, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए एफ वेक्टर डॉट, है ना, सॉरी डॉट नहीं, डी एक्स हो जाएगा और एक कॉस 180 के जगह में हम लोग -1 का प्रयोग करेंगे। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना निकल गया -एफ, ये हो गया डी एक्स। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एम से भाग दे देंगे। देखिए दोनों तरफ डेल्टा एम से भाग देने पर, है ना, दोनों तरफ डेल्टा एम से भाग देने पर, तो डेल्टा एम से हम लोग भाग देते हैं बच्चों, क्या मिलता है हम लोगों को, देखिए डी डब्ल्यू बाई डेल्टा एम इज इक्वल टू -एफ बाई डेल्टा एम और ये हो गया मेरा डी एक्स। तो आप हमको बताइए बच्चों कि डी डब्ल्यू बाई डेल्टा एम क्या, कौन सा टर्म हुआ। तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण विभव का परिभाषा पढ़ें बच्चों की, v इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई, है ना, एम होता है, मतलब एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को हम लोग गुरुत्वाकर्षण विभव कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता हम लोग जिसको करली जी से इंडिकेट किए थे वो होता था एफ बाय एम, मतलब एकांक धनावेश के द्वारा अनुभव किया गया बल को। तो हम लोग सब इसके जगह में हम लोग रख देंगे। तो डी डब्ल्यू बाई डेल्टा एम को हम लोग क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग इसको रखेंगे डी भी, क्योंकि ये डिफरेंशियल फॉर्म है कार्य का, और डेल्टा एम यदि लिमिट लेंगे तो ये भी डिफरेंशियल फॉर्म आ जाएगा। और यहाँ पर कितना है एफ बाई डेल्टा एम, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको -e ही लिखेंगे। और इधर हो गया यहाँ पर डी एक्स। तो डेट सिंप्लाइज, सॉरी का यहाँ पर हम लोग यूज़ किए हैं जी का, करली जी का, इसलिए हम करली जी का ही यहाँ पर प्रयोग करेंगे बच्चों, है ना। तो डेट सिंप्लाइज करली जी इज इक्वल टू, जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करता है, तो करली जी इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, -dv बाय, और ये हो गया dx। तो यही संबंध है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता और, है ना, गुरुत्वाकर्षण, है ना, विभव के बीच में। तो करली जी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता हो गया और dv जो हो गया गुरुत्वाकर्षण विभव हो गया। तो यही रिलेशन होता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है ना, गुरुत्वाकर्षण विभव और बटा दोनों के बीच के दूरी के बीच में, अर्थात कितना दूरी से उसको विस्थापित किया गया है उसका अनुपात को हम लोग कहा जाता है। तो ये जो टर्म देख रहे हैं बच्चों dv बाई डी एक्स को, इसको हम लोग विभव प्रवणता कहा जाता है। यहाँ पर जो टर्म जो आप लोग देख रहे हैं dv बाई डी एक्स को हम लोग क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण विभव प्रवणता कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण विभव प्रवणता, है ना। इंग्लिश में इसको हम लोग ग्रेविटेशनल, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है इसको। तो इसको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता को एक तरह से हम लोग और भी परिभाषित कर सकते हैं बच्चों कि ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण विभव प्रवणता को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हम लोग क्या कहें, देखिए ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण, है ना, ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण, सॉरी, ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण विभव, है ना, की प्रवणता को, गुरुत्वाकर्षण विभव की प्रवणता को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि इसके बीच में संबंध कैसे डिफाइन किया जाता है। तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा बच्चों, दिमाग में चल रहा होगा कि यदि हम लोग m द्रव्यमान से एक वस्तु को, डेल्टा m वस्तु को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से कुछ दूरी पर ले गए और यदि हम लोग इसको अंदर की ओर ले जाएंगे, है ना, मतलब m द्रव्यमान की ओर ले जाएंगे, तो क्या इसका व्यंजक में परिवर्तन आएगा? बेशक आएगा, इसके चिन्ह में परिवर्तन आता है बच्चों। देखिए वही बात यहाँ पे स्टार देकर मैं लिख देता हूँ कि यदि डेल्टा m द्रव्यमान को, है ना, यदि डेल्टा m द्रव्यमान को m द्रव्यमान की ओर, है ना, m द्रव्यमान की ओर ले जाया जाता है, m द्रव्यमान की ओर ले जाया जाता है, तो संबंध क्या होगा? तो संबंध को हम लोग इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, है ना। देखिए करली जी इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा, है ना, और फिर हो जाएगा माइनस dv/dx, क्योंकि ये माइनस साइन में चेंजिंग कभी नहीं आता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब द्रव्यमान को हम लोग डेल्टा m द्रव्यमान को m द्रव्यमान की ओर ले जाएंगे तो उस समय क्या हो जाएगा, ये प्रवणता ऋणात्मक हो जाएगा, है ना। कुल मिलाकर के कह सकते हैं तो ये धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब हम लोग डेल्टा m द्रव्यमान को जब हम लोग दूर ले जाते हैं तो ये ऋणात्मक हो जाता है। तो इसी प्रकार इसमें साइन में कुछ परिवर्तन आती है बच्चों, इसको आप लोग समझने का प्रयास करें। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ऊर्जा क्या होती है, हम लोग उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ऊर्जा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ऊर्जा, है ना, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ऊर्जा पर हम लोग चर्चा करते हैं, जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड एनर्जी भी कहा जाता है ना। तो हम लोग हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका परिभाषा सबसे पहले हम लोग किसको कैसे देते हैं कि देखिए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर यदि हम लोग एकांक द्रव्यमान को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है ना, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ऊर्जा भी कहा जाता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर, है ना, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर, है ना, एकांक द्रव्यमान को, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर एकांक द्रव्यमान को, है ना, एक बिंदु से, आप अनंत से भी लिख सकते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, है ना, अनंत से भी लिख सकते हैं, कुछ अनंत से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को एक, है ना, देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, ले जाने में किया गया कार्य गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है ना, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ऊर्जा कहा जाता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ऊर्जा कहते हैं, है ना, जिसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ऊर्जा कहते हैं। तो इसका व्यंजक हम लोगों को प्राप्त करना है कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। तो चलिए हम लोग गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो पहले आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मान लेता हूँ कि ये एक m द्रव्यमान है। अब ये m द्रव्यमान जो है अपने चारों ओर बच्चों गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण किया गया है। आप लोगों को मैंने इसे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब हम लोग सिद्धांत देते हैं तो ये कल्पना करते हैं कि वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत दूरी तक फैला होता है, और लेकिन प्रयोग के आधार पर हम लोग ये बात समझते हैं कि ये जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है इसका सीमा जो होती है वो सीमित होती है। तो अभी हम लोग सिद्धांत दे रहे हैं तो ये कल्पना करेंगे कि ये m द्रव्यमान के द्वारा निर्मित गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत दूरी तक फैला हुआ है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि कुछ दूरी पर या अनंत दूरी पर हम लोग एक डेल्टा m द्रव्यमान को रख देते हैं, या m द्रव्यमान को हम लोग रख देते हैं बच्चों। तो सुविधा के लिए, गणना को पॉसिबल बनाने के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x है।
ये जो दूरी देख रहे हैं बच्चों, ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x है। यदि हम लोग अनंत मान लेते हैं बच्चों तो कैलकुलेशन ही नहीं होगा, है ना। तो हम लोग x का वेरिएशन वहाँ पर कैसे दिखाएंगे, इसीलिए हम लोग गणना को पॉसिबल बनाने के लिए ये मान लेते हैं कि दोनों द्रव्यमान के बीच की दूरी कितनी है, x है। x का वेरिएशन देखिएगा तो x, चूंकि ये मूल बिंदु है, यहीं से दूरी के हम लोग मापन कर रहे हैं, तो ये बिंदु पर क्या होगा, x का मान 0 होगा। और हम लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ x बराबर अनंत है ना, क्योंकि इस द्रव्यमान से ये जो द्रव्यमान है वो अनंत दूरी पर रखा गया है, ये चीज़ हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, देखिए माना, देखिए m द्रव्यमान, देखिए m द्रव्यमान के कारण, है ना, m द्रव्यमान के कारण निर्मित गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, m द्रव्यमान के कारण निर्मित गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर m द्रव्यमान अनंत पर रखा गया है, अनंत पर रखा गया है, अनंत पर रखा गया है। सुविधा के लिए, है ना, सुविधा के लिए माना, सुविधा के लिए माना कि दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी, सुविधा के लिए माना दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी, दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी कितनी है ना, x है। तो दोनों द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल कितना होगा, तो दोनों द्रव्यमानों के बीच, तो दोनों द्रव्यमानों के बीच, तो दोनों द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल, गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, लगने वाला बल। तो हम लोग जानते हैं बच्चों F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, G, ये कैपिटल M, स्मॉल m, और नीचे में हो जाएगा बाय x स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं m द्रव्यमान है, इसको इस बिंदु से उठा करके हम लोग इस बिंदु तक ले आते हैं। अब यदि आप लोग देख सकते हैं a बिंदु से उठा करके उसको b बिंदु तक ले आते हैं, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, dx, दोनों के बीच की दूरी dx है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कि m द्रव्यमान को, है ना, देखिए m द्रव्यमान को, है ना, a बिंदु से, है ना, a बिंदु से b बिंदु तक, b बिंदु तक, a बिंदु से b बिंदु तक dx दूरी, dx दूरी से विस्थापित करते हैं, dx दूरी से विस्थापित करते हैं। तो विस्थापन में कार्य कितना होगा, तो लिखिए विस्थापन में किया गया कार्य, तो विस्थापन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो dw इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं कि f वेक्टर डॉट dx होता है। अब इसको हम लोग यदि तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा f dx और ये हो जाएगा cos थीटा। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा, आप जान रहे हैं कि बल की दिशा इधर है बच्चों, क्योंकि यह बड़ा द्रव्यमान है तो इसको अपनी ओर खींचेगा, और विस्थापन भी हम इसी दिशा में कर रहे हैं, अर्थात बल और विस्थापन एक ही दिशा में, अर्थात दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। यहाँ पर जो है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में, बल तथा विस्थापन, है ना, बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में है, बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में है। समझ में आ गया होगा। और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं 1 होता है। तो ये वैल्यू को हम लोग ऊपर वाले समीकरण में बैठाएंगे तो कार्य बराबर निकल जाएगा। तो कार्य इज इक्वल टू कितना हो गया, dw इज इक्वल टू हो जाएगा f dx। अब समीकरण 1 से हम लोग f का मान यहाँ पे रख देंगे। तो लिखिए समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से f का, समीकरण 1 से f का मान रखने पर, है ना, समीकरण 1 से f का मान रखेंगे तो f का मान रखेंगे तो dw का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो dw इज इक्वल टू हो जाएगा gmm और नीचे में हो गया बाय x स्क्वायर और ये हो गया dx। अब यहीं पर हम लोगों को ये बात समझना है ना। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के लिए हम लोगों को लिमिट चाहिए बच्चों, तो लिमिट के लिए हम लोगों को x का वेरिएशन देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी है। अब हम लोग ये मान लेते हैं बच्चों कि ये जो आपका m कैपिटल द्रव्यमान है, ये जो है यहाँ से जो b बिंदु की दूरी है वो r है,
बी बिंदु की दूरी कितनी है, आर है। तो अब हम लोग जो वस्तु को उठाए हैं बच्चों, उठाए हैं वो कहाँ से उठाए हैं, अनंत से उठाए हैं। तो अनंत तो इसके वजह से ही है, मूल बिंदु से यहाँ की दूरी अनंत है। अब उसको यदि यहाँ तक लाते हैं तो मूल बिंदु से बी बिंदु की दूरी तो आर है, अर्थात हम लोग वस्तु को कहाँ से विस्थापित किए हैं, अनंत से आर दूरी तक उसको विस्थापित किए, है ना। तो ये x का वेरिएशन हो रहा है यहाँ पर, x इज इक्वल टू यहाँ पर r है। आप देखिए यहाँ पर x बराबर 0 था, तो यहाँ से मैंने लंबाई को मापा तो यहाँ इन्फिनिटी हो गया, लेकिन इस लंबाई को मापा तो यहाँ पर r हो गया। तो वस्तु को विस्थापित कहाँ से किए, इन्फिनिटी से r तक हम लोग उसको विस्थापित किए। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ समाकलन करेंगे। देखिए दोनों तरफ समाकलन करने पर, है ना, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करेंगे। और समाकलन की सीमा क्या होगी, लिखेंगे समाकलन की सीमा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन की सीमा क्या हो जाएगी, है ना। समाकलन की सीमा एक बार x बराबर इन्फिनिटी लेंगे और x बराबर एक बार r लेंगे। तो इंटीग्रेशन करिए, तो इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा dw, इधर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी टू r तक होगा। कांस्टेंट टर्म ये मेरा है gmm बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म जो है gmm, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लोग बाहर कर देंगे। तो ये हो गया मेरा gmm, है ना, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r हो गया और इधर हो जाएगा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हम लोग ऊपर ले जाएंगे और हम लोग क्या जानते हैं, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होता है ना। तो ये हो गया मेरा gmm। अब एक्स स्क्वायर को जब ऊपर ले जाएंगे बच्चों इन्फिनिटी टू r, तो इसका पावर हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा dx। तो हम लोग एक टर्म आप लोग जानते हैं बच्चों इंटीग्रेशन का, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो आप लोग इसको पढ़े होंगे कि इसका इंटीग्रेशन होता है कि x टू द पावर n+1 और फिर होता है n+1, मतलब पावर में एक जुड़ जाएगा और जितना पावर होगा उतना से भाग लग जाएगा। जैसे इसका पावर n था तो यहाँ पर हो गया n+1, तो n+1 से इसको हम लोग भाग कर दिए। तो यहाँ पर देखिए आप कितना, इसका पावर -2 है, तो -2 में भी एक जुटेगा उतना से भाग भी आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल रूप से इस प्रकार होगा, देखिए gmm, है ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x पे पावर -2 + 1, जैसे यहाँ भी किए थे n+1, तो यहाँ पर भी क्या होगा -2 + 1। अब लिमिट लग जाएगा इन्फिनिटी टू r हो जाएगा। तो w इज इक्वल टू डेट सिंप्लाइज gmm। अब हमको बताइए -2 में 1 जाएगा तो -1 बचेगा और नीचे में भी -1 आ जाएगा और ये कितना हो गया इन्फिनिटी टू r। तो ये माइनस को हम लोग आगे में लिख देंगे, तो ये कितना हो गया -gmm और यहाँ पर हो गया x पे पावर -1 इन्फिनिटी टू r। अब किसी भी संख्या के ऊपर यदि -1 पावर आता है तो वो बाय में आ जाता है बच्चों, ये बात तो हम लोग जानते हैं। तो w इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए यहाँ पर gmm, ये कितना हो जाएगा 1/x। अब लिमिट लग गया इन्फिनिटी टू r। अब एक एक करके लिमिट जो है x को संतुष्ट करेगा, क्योंकि x का ही वेरिएशन एक बार इन्फिनिटी है, एक बार x का वेरिएशन r है। तो इस x को एक बार r संतुष्ट करेगा, एक बार इन्फिनिटी संतुष्ट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, देखिए तो ये हो जाएगा gmm, एक बार r संतुष्ट किया तो 1/r हो गया, एक बार इन्फिनिटी संतुष्ट किया तो 1/इन्फिनिटी हो गया। और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है ना। तो ये 1/इन्फिनिटी की जगह में हम लोग 0 रख देंगे, है ना। तो डेट सिंप्लाइज w इज इक्वल टू कितना हो गया gmm और नीचे में देखिए माइनस का साइन हम लोगों का छूट रहा है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा और नीचे में क्या हो गया r। तो ये मेरा कार्य निकल गया बच्चों, है ना, कि वस्तु को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य हम लोगों को करना पड़ रहा है, तो -gmm बाय, है ना, बाय r काम करना। तो इतना यही कार्य जो होता है, जो वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसमें वो क्या होता है, संचित हो जाता है। हम लोग फिटो को देखिए, एक बार फिगर को देखेंगे कि ए से हम लोग बी बिंदु तक ले गए तो इसका हम लोग कार्य निकाले। तो यही जो कार्य हम लोगों को करना पड़ा, इस कार्य को हम लोगों को चाहे वो क्षेत्र खुद करता है चाहे हम लोगों को करना पड़ता है। हम यदि वस्तु को उठाकर यहाँ तक ले जाते हैं या फिर ये ही द्रव्यमान जो होता है इसको अपनी ओर खींचता है, तो ये खींचने के क्रम में जो है ना क्षेत्र के द्वारा जो कार्य हुआ, यही कार्य जो होता है क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है बच्चों। इसको बात को आप लोग समझिए, है ना। किसी भी वस्तु को हम लोग यदि जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कलम का ढक्कन रखा हुआ है, तो इस कलम के ढक्कन को उठा करके यहाँ से हम लोग यहाँ पे लाते हैं, तो हम लोग विस्थापित किए,
तो विस्थापन के क्रम में मैंने अपने शरीर से कुछ ऊर्जा लगाया, तो ऊर्जा के द्वारा कार्य हुआ बच्चों। तो कार्य यदि होगा तो हमारे शरीर से ऊर्जा नष्ट हुआ, तो अर्थात कार्य जब भी होता है तो ऊर्जा नष्ट होता है, या ऊर्जा यदि नष्ट हो रहा है तो समझ जाइए कि वहाँ पर कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर यदि कार्य हो रहा है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के द्वारा तो कोई ना कोई ऊर्जा तो होगा ही, है ना। तो या तो आप समझ जाइए कि वह ऊर्जा नष्ट हुई है या वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ऊर्जा ही है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यह किया गया कार्य, इसको क्या लिखेंगे, यह किया गया कार्य, यह किया गया कार्य, है ना, यह किया गया कार्य गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यू से, या पोटेंशियल एनर्जी भी आप लोग लिख सकते हैं, पीई, है ना, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो पीई इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया GMM/R, है ना। तो ये इक्वेशन आप लोगों को मिलता है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता का। तो ये बातें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों कि इसका हम लोग गणना कैसे करते हैं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ऊर्जा का, है ना। तो इसमें एक छोटी सी बातें हैं बच्चों, वो आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, है ना। इसमें एक छोटी सी बातें हैं, उसको मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो अभी आप लोगों ने बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला, जिसका व्यंजक क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी पीई इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या देखा कि माइनस, है ना, GMM माइनस GMM/R होता है। तो ये ऋणात्मक का यहाँ पर जो साइन है बच्चों, ये नेगेटिव साइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, है ना। वो क्या करता है कि ऊर्जा को ये दो भागों में बांट देता है। ये क्या करता है, ऊर्जा को ये दो भागों में बांट देता है। ऊर्जा दो प्रकार के हो जाते हैं, ऊर्जा दो प्रकार का होता है ना। ऊर्जा ये दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक ऊर्जा, एक होता है धनात्मक ऊर्जा, और दूसरा होता है ऋणात्मक ऊर्जा। एक होता है धनात्मक ऊर्जा और दूसरा होता है ऋणात्मक ऊर्जा। तो इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में तो आप लोगों को बाद में पढ़ना है बच्चों, है ना, कि ऊर्जा जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाके वहाँ जब आप लोग पढ़िएगा 12th क्लास में, तब आप लोगों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को प्राप्त करना है। लेकिन यहाँ पर माइनस साइन आया है तो इसका इम्पोर्टेंस आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ धनात्मक ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि जब दो वस्तु हम लोग लेते हैं और जब दोनों वस्तु के बीच में बल की यदि प्रकृति, यदि दोनों वस्तु के बीच में बल की प्रकृति यदि प्रतिकर्षण होती है ना, बल की प्रकृति यदि प्रतिकर्षण बल होती है, यदि प्रकृति मतलब समझ रहे हैं कि बल दो प्रकार के होते हैं, प्रतिकर्षण, आकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल यदि होता है तो आप लोग जानते होंगे कि ये दोनों वस्तु कभी भी आपस में सट नहीं सकती है या एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ सकती है यदि दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा होता है। तो आखिर निकाय का, सिस्टम का निर्माण करना है, चाहे द्रव्यमान सिस्टम हो, चाहे आवेश सिस्टम हो, चाहे ध्रुव का सिस्टम हो, है ना। तो हम लोगों को यहाँ पर सिस्टम का निर्माण करना है। तो सिस्टम के निर्माण करने के लिए इस वस्तु को उठा करके हमको इस वस्तु के सामने लाना पड़ेगा, तभी जा करके ये बिंदु एक निकाय का निर्माण होगा या किसी भी प्रकार का निकाय का निर्माण होगा। जैसे मान लीजिए कि दो प्रोटॉन है ना, दो प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, तो दोनों, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो दोनों प्रोटॉन तो कभी आपस में नज़दीक आ नहीं सकते हैं, है ना, अपने आप। तो हमको जब भी लाना पड़ेगा तो इसमें कोई ना कोई हम लोगों को बाह्य कारक द्वारा कार्य करवाना पड़ेगा, तभी नज़दीक आएगा। तो दोनों प्रोटॉन के जो आपस में नज़दीक आकर के पी एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, है ना, एक निकाय का निर्माण करते हैं। तो इस निकाय की ऊर्जा जो होती है वो पॉजिटिव होती है ना। तो इस कहने का मतलब है कि यदि दोनों निकाय के बीच की ऊर्जा यदि पॉजिटिव होती है तो समझ जाइए कि वो निकाय काफ़ी कमज़ोर निकाय होता है, क्योंकि दोनों के बीच में प्रतिकर्षण काम कर रहा है। ये थोड़ी सी उष्मा, थोड़ी सी ऊर्जा यदि बाहर से दे दिया जाए तो ये तुरंत टूट करके अलग हो जाता है ना। तो इस प्रकार की निकाय काफ़ी कमज़ोर होता है। लेकिन यदि दो बिंदु है या द्रव्यमान हो चाहे कुछ भी हो, दोनों के बीच में यदि आकर्षण बल काम कर रहा है ना, दोनों के बीच में आकर्षण बल काम कर रहा है, तो इस निकाय के निर्माण के
निर्माण के लिए, सिस्टम को बनाने के लिए हमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ये अपने आप, ये बिंदु अपने आप सरक करके इसकी और आ करके अपने आप स्वतः, है ना, ये अपने आप करके एक निकाय का निर्माण का कर लेता है। तो इस प्रकार की निकाय, जैसे कि मान लेते हैं कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव है और ये हमको क्या है, नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव को हमको अपने आप हमको लाना नहीं पड़ेगा, यह बाह्य कारक द्वारा कोई कार्य नहीं करवाना पड़ेगा, यह स्वतः अपने आप आकर के निकाय का निर्माण कर लेता है ना। तो इस प्रकार की निकाय की ऊर्जा जो होती है, जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में आकर्षण बल काम कर रहा है, दोनों के बीच में कौन बल काम कर रहा है, आकर्षण बल काम करता है ना। तो इस प्रकार की निकाय की जो ऊर्जा होती है वो निगेटिव होता है। जहां भी आकर्षण बल के द्वारा यदि कार्य संपादन हो रहा है तो उसकी ऊर्जा निगेटिव होगी, और इस प्रकार की निकाय काफी मजबूत होता है। तो आप हमको बताइए बच्चों कि आपने, है ना, जो परमाणु का निर्माण किया गया वो किसने किया, वो स्वतः अपने आप बना है, हम लोगों ने कोई नहीं कार्य किया है ना, नेचर ने किसी, वो स्वतः अपने आप जो है परमाणु बना है, और इसी परमाणु के द्वारा पूरा ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो यहाँ पर भी गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में देखा जाए बच्चों, तो कोई भी वस्तु को यदि हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर यदि छोड़ देते हैं तो हम लोगों को उस वस्तु को उठा करके सतह तक लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप गिर के चले आता है। तो इसका मतलब हो गया कि आकर्षण बल की प्रकृति है, इसीलिए यहाँ पर ऊर्जा क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होती है वो आकर्षण प्रवृत्ति की होती है, जिसके वजह से इसकी ऊर्जा में ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, और ये निकाय काफी मजबूत होता है बच्चों, इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। सूरज, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सन है और यहाँ पर अर्थ है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है अरबों खरबों साल से फिक्स है, दोनों 1 सेंटीमीटर दूरी से भी अभी तक नहीं घसकी है। आखिर क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में जो बल है वो काफ़ी मजबूत होता है। इतनी आसानी नहीं है कि कोई भी चीज़ इसमें धक्का दे दिया जाए धरती को और धरती अपने क्षेत्र से या अपने स्थान से घसक जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। ये दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है ना। और ये निकाय काफ़ी, सन और अर्थ जो एक सिस्टम बना है, दोनों निकाय मिलकर के, ये निकाय काफ़ी अधिक मजबूत होती है ना। इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो आपस में मिल करके जो एक परमाणु की रचना करते हैं, ये निकाय काफ़ी अधिक मजबूत होती है। आप इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, आसानी से किसी परमाणु से बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये आकर्षण प्रवृत्ति की होने के वजह से ये निकाय जो होती है काफ़ी मजबूत हो जाती है, और इसी मजबूती को, इसी आकर्षण प्रवृत्ति को यहाँ पर नेगेटिव साइन से दर्शाया जाता है। ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है कि गुरुत्वाकर्षण जो है बल एक आकर्षण प्रवृत्ति की होती है, और ये बहुत अधिक मजबूत बल है ना, बहुत स्ट्रांग होता है ये। ऐसे आप लोग आगे में जाकर पढ़ेंगे बहुत कुछ बातें कि गुरुत्वाकर्षण एक वीक फोर्स है, तो ये फोर्स है, तो अभी उसमें नहीं जाना है। अभी आप लोगों को खुद यहाँ पर समझना है बच्चों कि नेगेटिव साइन जो है वो आकर्षण प्रवृत्ति को दर्शाती है, और दो द्रव्यमानों के बीच में जो बल होता है, जो निकाय होता है, उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो एक बार हम लोग यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा बहुत हम लोग देखने का प्रयास करते हैं बच्चों, कि आप लोगों ने बहुत तरह का व्यंजक को पढ़ा, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल का व्यंजक पढ़ा, F = क्या पढ़ा, Gm/r² पढ़ा। उसके बाद विभव को पढ़ा, आप लोगों ने क्या पढ़ा, -Gm/r पढ़ा। उसके बाद तीव्रता पढ़ा, करली G क्या पढ़ा, -Gm/r² पढ़ा। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, -Gmm/r। तो ये 4 एक्सप्रेशन जो ग्रेविटेशन में आता है बच्चों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखने की आवश्यकता है आप लोगों को। तो ठीक है बच्चों, इन्हीं बातों के साथ जो है आज मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक्स जो होगा बच्चों वो क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है बच्चों, इस वीडियो को आप लोग जरूर से ज़रूर देखेंगे, एस्केप वेलोसिटी को, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को इससे पता चलने वाला है कि हमारे धरती में वायुमंडल की मौजूदगी क्यों है, चंद्रमा में वायुमंडल क्यों नहीं होते हैं, और बहुत तरह की बातें हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है बच्चों, आप लोग नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। तो आज इतना ही रख करके मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ बच्चों। आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, और इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहें, है ना। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया बच्चों, अच्छा लगता है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, है ना। ठीक है बच्चों, आप लोग से मिलता हूँ नया वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दें। जय हिंद, जय भारत।